Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज क्लास 5 है तो मैंने सोचा थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा कर लेते हैं। और आज अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं सीटेट से लेकर के और डीट प्लस बी केवीएस तक को, आज जो फोकस है, जो क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ डीट प्लस बी की तरफ झुकाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन टॉपिक जो है वो बिल्कुल कॉमन है। तो अगर आपने सीटेट की भी तैयारी की है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे सेम टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के क्वेश्चंस डीट प्लस बी पर आधारित हैं, बट एग्जाम्स जितने भी हैं टीचिंग के, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक एग्जाम के लिए अलग सीरीज हो, टॉपिक ज़्यादातर सिमिलर हैं, कुछ टॉपिक इधर उधर होते हैं, लेवल थोड़ा बहुत ऊपर उन्हीं टॉपिक से हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। 25 क्वेश्चंस होंगे। आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गए हैं और क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन भी कई बार लगते हैं। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी रहती है ये सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेशन आपको पसंद आएगा ही। ये सारे काम आप स्वयं करेंगे। पीडीएफ 5 सेशंस की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि है लेट्स लर्न स्क्वाड। होपफुली आपको आवाज जो है, नंबर 4 का आंसर गलत था कल के, एक बार चेक कर लूंगी मैं। नहीं गलत तो अभी किसी का मिला है कि बुक में आंसर गलत है। 1-8% की गलती टाइपिंग की या किसी वजह से हो तो हो, किसी ने कुछ बता दिया है और वो गलत हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि किसी ने कुछ बता दिया तो वो गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेडागोजी और सब अपनी मर्जी से बता देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर सच में गलत होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, रिव्यू कर लूंगी, बट उम्मीद कम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। फटाफट से समझेंगे। एक भी क्वेश्चन को हल्के में लेंगे, चाहे वो हल्के में आया हो, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आज के जो क्वेश्चन है, स्पेशली डीट प्लस बी। देखिए एक बार, कल का 4th क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, आज लास्ट में देख लेंगे या नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, पीडीएफ में मैं देख लूंगी। हाँ यार, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। कॉग्निशन यानी संज्ञान की परिभाषा क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस, या फिर द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, डेवलपिंग एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। खुद पढ़ें और आज जवाब दीजिए। आज थोड़ा सा टेस्ट टाइप बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कॉग्निशन का सिंपल मतलब मैंने कितनी बार आपको बताया है, आपकी मानसिक क्षमताओं, मेंटल स्किल्स या एस्पेक्ट से, जिसके थ्रू आप नॉलेज को एक्वायर करेंगे, जानेंगे चीजों को, जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है, जो आपका इंटेलिजेंस है, या आपका जो इमेजिनेशन है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीजें, मेमोरी है, जितनी भी चीजें दिमाग से रिलेटेड है, भाषा है, वो सब कॉग्निशन में आती हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस, मतलब जिस भी तरह से हम नॉलेज का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कॉग्निशन कहेंगे। प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, और वो किसके? हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे सेंसेस के बेस पर। सेशन अटक तो नहीं रहा, ये बता दो, यहाँ अटक अटक के चल रहा है। ठीक, तो आंसर ए इसका सही है। हमारे विचारों, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं। ठीक है बात, इस पे बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड developmental changes that are found occur in the children in the age group of 2 to 7 years। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी विशेषताएं हैं जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे के अंदर पाई जाएंगी? फटाफट से बताइए। हाँ, सफिशिएंट रहेगी, 4000 एमसीक्यूज बहुत होते हैं। देखो एक बार आंसर करो, फटाफट से बताओ, देखिएगा एक बार। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अभी स्टार्ट हो गया होगा, बीच में एक इलेक्ट्रिक कट था, बफरिंग हो गई। बहुत बढ़िया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बात हो रही है व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर फाउंड अकर इन दी चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 years। 2 से 7 वर्ष के बच्चे के जीवन में क्या विशेषताएं पाई जाएंगी? तो पहला है, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग एंड ग्रास्पिंग। ये सकिंग और ग्रास्पिंग का जो है ना, या सेंसेस के द्वारा दुनिया की समझ, ये जन्म से 2 वर्ष पे लागू होता है। ठीक, ये 2 से 7 पे लागू नहीं होता। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली, ये वर्ड बहुत ही की वर्ड है जब भी बात किसकी आए? प्री ऑपरेशनल स्टेज की आए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अर्ली चाइल्डहुड की आए, 2 से 7 वर्ष की आए, कि बच्चा सिंबॉलिकली सीखना
शुरू कर देते हैं। बच्चे कैसे सिंबल्स के थ्रू ABCD भी सीखना शुरू कर देते हैं, शब्दों का भी वो इस्तेमाल करने लगते हैं, भाषा का भी वो इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, ऑब्जेक्ट से समझने लगते हैं। अगर आप उनको एप्पल की एक पिक्चर दिखाओगे तो शायद वो देख के समझने लगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं एक तरह से, तो आंसर होगा बी। ठीक, चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ऐसा नहीं है, कंजर्वेशन 7 से 11 वर्ष में आएगा। थोड़ा सा स्पीड में ले लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स 11 वर्ष के बाद आते हैं। ठीक, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है जो कि है बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर, यानी आप विद्यालय की संस्कृति से, स्कूल के कल्चर से क्या समझते हैं, ये पूछा है। जल्दी से बताइए। विकास पाल, बढ़िया बढ़िया। रिचा बताइए बताइए क्या पूछा है आपने। देखिए क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर। रिफ्रेश कर लो जिनको दिख नहीं रहा, स्कूल कल्चर से हम क्या समझते हैं। पढ़ लिए होंगे चारों ऑप्शन, ऐसा मान लूं मैं। तो स्कूल कल्चर रेफर्स टू द बिलीफ्स, परसेप्शंस, रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड्स एंड रिटन एंड अनरिटन रूल्स, यानी विद्यालय की संस्कृति से तात्पर्य है कि जो भी वहां धारणाएं, विशेषताएं, विश्वास, दृष्टिकोण, लिखित या अलिखित नियम पाए जाते हैं वो सब स्कूल के कल्चर में शामिल है। कई चीजें होती है ना जो रिटन नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप क्लास 6 को षष्टम ही बोले, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आपकी आदत हो गई क्योंकि आपके स्कूल में कल्चर है उस चीज को भाई संस्कृत में ही बोलने का 6th क्लास को। बेसिकली कल्चर जो है उसमें आपके जो बिलीफ्स हैं, जिन बिलीफ्स पे वो स्कूल, वो एक सोसाइटी या समाज काम करता है, वो उसके कल्चर में आ जाएंगे। जिन एटीट्यूड्स के साथ वो काम करता है, जिन वैल्यूज के साथ वो काम करेगा, जो परसेप्शंस वहां क्रिएट हो चुके हैं पहले से, अब वो चाहे आपके लिखित रूल्स हो ना हो, दोनों ही चीजें शामिल हो जाएंगी किसमें, किसी भी एक स्कूल के कल्चर में। नेक्स्ट है इट रेफर्स टू द सोशल कॉम्पिटेंस, सिर्फ सीमित नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, सारे जो ऑप्शंस हैं वो इंक्लूडेड हैं ए ऑप्शन में यदि आपने चेक किया हो तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व, यानी संज्ञानात्मक पक्ष में क्या शामिल है। कॉग्निटिव डोमेन अपने अंदर क्या समाहित करता है। संज्ञान मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड चीजें, दिमाग से रिलेटेड कहाँ है, यहां भी फिजिकल, यहां भी फिजिकल, यहां इमोशनल एस्पेक्ट है। दिमाग से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्किल्स हैं, यानी मानसिक क्षमताएं, चाहे वो सोचना हो, तर्क करना हो, मेमोरी हो, नजरिया हो, परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, जो हमारे सेंसेस से, जो हमारे सेंसेस हैं उनसे इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है और हम उससे एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेंटल स्किल्स से रिलेटेड है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही पियाजे ने थ्योरी दी है, यानी बच्चे के मानसिक या उसके संज्ञान का कैसे विकास होता है, वो कैसे नॉलेज को बिल्ड करता है, ये थ्योरी पियाजे ने दी है। ठीक, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत पियाजे का है, जो कि बहुत फेमस है। बाकी लोगों ने भी कॉग्निशन पे बात की है, बट सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंस है वो पियाजे को दी जाती है। उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी एक होता है प्राथमिक सोशलाइजेशन या सामाजिकरण, दूसरा होता है गौड़। पुरानी एक वीडियो है, व्हाइट बोर्ड पे समझाया हुआ है मैंने, 2019 की एक वीडियो होगी यही चैनल पे, उसको सर्च करके पढ़िए, उसमें टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन बताए हुए हैं जो जनरली नहीं बताए जाते, सिर्फ 2 की बात करते हैं लोग। मैंने आपको 4 या 5 प्रकार बताए हुए हैं और यहाँ आपको वो दिख जाएंगे। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तीसरा है रीसोशलाइजेशन और 4th है आपका एंटीसिपेटरी। तो उस केस में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। लिटा के देखो फोन को जिन्हें क्वेश्चन नहीं दिख रहा। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड who learns very important lesson in social conduct from his peers. अच्छा, it refers to the process of discarding former behavior patterns and accepting new ones as a part of transition in one's life. डिस्कार्ड करना पुराने पैटर्न्स को, मतलब जो पहले सीखा था उसको भुला करके कुछ नया, इसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं, पुनः सामाजिकरण कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि रीसोशलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ, तो कि जो पहले आता था उसको भुलाया और नया सीखा। वो शादी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अनुष्का शर्मा वाला एग्जांपल दिया था। ठीक, नेक्स्ट है इट रेफर्स टू सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जो सबसे शुरुआती सालों में, जो सबसे पहले सालों में जो प्राइमरी जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें वर्ड ही आ गया, उसको कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो सबसे पहले घर में होगा। ठीक, तो ये हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो ये भी हट गया। ठीक, फिर है डी, इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द एंटिसिपेशन ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप। मतलब आप वैसा व्यवहार करते हैं जिस ग्रुप में आप
जाना चाहते हैं, जिस ग्रुप में जाने की आपकी प्रत्याशा है, इसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये बात भी अलग हो गई। सिर्फ ए ऑप्शन ही सेकेंडरी सोशलाइजेशन के साथ जा रहा है, जो आपके स्कूल से या आपके पीयर्स के थ्रू होगा, जो घर के बाहर होगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी घर में होगा। ठीक, रीसोशलाइजेशन जब आप पुराने को भूल के नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप किसी के जैसा बिहेव कर रहे हैं, किसी के एक ग्रुप के जैसा कि हम बड़े कूल हैं क्योंकि तुम भी बड़े कूल हो, हमें अपने ग्रुप में बुला लो, तो उसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। Who identified 4 cognitive stages of child development, यानी किसने बाल विकास के 4 संज्ञानात्मक चरणों की पहचान की? जिनको दिखता नहीं है उनके लिए कल से सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जितनी भी बची हुई जगह है इसको भी हम फिल कर देंगे कल से। बताइए, ट्वीट कर तो दिया है भाई, बताइए। प्याजे ने दिए हैं 4 स्टेजेस, और वो 4 स्टेजेस कौन सी है जल्दी बताओ, चिल्ला चिल्ला के घर में शोर मचाना शुरू कर दो। SPCF, SPCF सम पीपल कांट फोकस से भी याद रख लेते हैं इसको, वैसे याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक जब इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, जब वो सिंबल्स के थ्रू या भाषा के थ्रू या फिर आपकी जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ करके, या ईगोसेंट्रिक होगा, वो वाली स्टेज है ये। फिर है C 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त चीजों के द्वारा, इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिक सबसे पहले यहीं आएगा जो तर्क है। और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स एंड अबव, यहां पे अमूर्त विचार भी आ जाएंगे। ठीक, तो ये 4 स्टेजेस हैं किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, गिवन बाय जीन पियाजे। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द चाइल्ड रियरिंग ऑल्सो कॉल्ड, यानी बाल पालन को या चाइल्ड रियरिंग को, बच्चे के रियरिंग को और किस नाम से बुलाया जाता है? बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है, और आया हुआ है, कहां आया हुआ है? D+B में, जिसको लोग इतना डरा करके भूत बना देते हैं कि पता नहीं क्या है ये, है ना। मैं मानती हूँ कुछ क्वेश्चंस या कुछ थियरीज थोड़ी सी ज्यादा आती हैं, बट वो थियरीज मैंने आपको ज्यादातर कराई हुई है, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी कुछ, तो अभी मैं आपको आगे भी दिखा दूंगी। ठीक है, देखिए एक बार, चाइल्ड रियरिंग का दूसरा नाम पेरेंटिंग हो सकता है। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एडोलेसेंस, टीचिंग, अडल्टहुड तो कहेंगे नहीं, पेरेंटिंग कहेंगे। भाई अभिभावक एक तरह से जो ध्यान रख रहे हैं, आपको बड़ा कर रहे हैं, पेरेंटिंग कैसी हुई है, चाइल्ड रियरिंग कैसी हुई है, मतलब हम जब वो जो लालन पालन है उसको हम पेरेंटिंग कह सकते हैं या चाइल्ड रियरिंग कह सकते हैं, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बेसिक बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, व्हाट इज मैचुरेशन, यानी परिपक्वता क्या है? परिपक्वता है क्या आखिर? देखिए फटाफट से, व्हाट इज मैचुरेशन। बहुत बढ़िया वर्षा, आएगा जल्दी आएगा, प्रिंस जल्दी आंसर करो। ग्रेट। देखिए इतनी गर्मी है ना, 42 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है आजकल टेम्परेचर, बस पानी पीने पे और इसी चीज पे फोकस है। एक्सरसाइज एंड एफर्ट टेकन को परिपक्वता नहीं कहते। ये वो मैच्योरिटी नहीं है जो जनरली बोल देते हैं हम कि अरे तुम तो अभी मैच्योर ही नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक्सरसाइज नहीं किया, एफर्ट नहीं किया मैच्योर होने का। इसका मतलब ये भी है कि आप बायोलॉजिकली, आपके अंदर जो इनहेरेंट क्षमता है जो समय के साथ बाहर आएंगी वो अभी नहीं आई है। जैसे 25 साल तक आपका ये फ्रंटल लोब डेवलप होता है, तो वो आप उस तरह से भी मैच्योर नहीं हुए हो। ठीक, तो बेसिकली इसका मतलब ये भी नहीं है कि बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ये तो कुछ बात ही नहीं है ना, ये तो पूरा कंप्लीट बताया ही नहीं इन्होंने। ठीक, फिर है कैपेबल ऑफ लर्निंग। इसको सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो है, मैंने आपको मैचुरेशन की डेफिनेशन लिखवाते समय भी जरूर कभी ना कभी बताया होगा कि मैचुरेशन क्या है। अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स, जो हमारे अंदर आंतरिक क्षमताएं हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं। मतलब आप किसी चीज को समझने की क्षमता रखते थे, आपके वो बायोलॉजिकल कोड में था, वो आपके जेनेटिक मेकअप में था कि आप क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे, एक दिन आप दौड़ पाएंगे, एक दिन आप पत्थर तोड़ पाएंगे, उठा पाएंगे। ये क्या है? ये आपके बायोलॉजिकल कोड में था, ये इनहेरेंट थी ये क्षमता, बस समय के साथ अनफोल्ड होंगी, एनवायरमेंट के साथ और हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स इज कॉल्ड मैचुरेशन। ये बिल्कुल परिपक्वता की डेफिनेशन है। मेरी जो बुक है ना, वो जो 2019 वाली है, उसमें भी लिखी हुई है। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 है, यही होता है कि आप इतना सारा पढ़ लीजिए और टू द पॉइंट पढ़ लीजिए, दोनों ही जरूरी हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एज अ टीचर इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इजीएस्ट वे टू क्वांटिफाई चाइल्ड पॉवर्टी बाय सेलिंग एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। बेसिकली एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरी होती है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स से समवॉट रिलेट करके इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े 2 4 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सीटेट में। ठीक है बात, एक बार इसको देखिए और फिर आंसर कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। हो खुशबू बात करेंगे भाई, पक्का करेंगे। राहुल गौतम, ये पब्लिशर्स के ऊपर होता है कि ये लोग ग्रेड कहाँ कैसे डालें। मैं एक बार इनसे बात भी कर लूंगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं महंगी है कहीं सस्ती है। ये थियोरी वाली नहीं है, ये एमसीक्यू वाली बुक है, थियोरी वाली अलग है। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव में होता है कि बाकी लोगों का क्या एक इनकम है और उसमें से फिर जो मीडियन 50% से कम है या नहीं है। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है कि आपको खाने के लिए भी नहीं है चीजें। तो रिलेटिव की अगर हम बात करें तो ये एक थ्रेशहोल्ड है, is developed with reference to the actual income of the population and reflects changes in consumption। कितनी एक्चुअल इनकम है और कंजम्पशन कितना है। फिर है इज एडजस्टेड फॉर फैमिली साइज, नहीं फैमिली साइज के लिए एडजस्टेड नहीं होता, फिक्स्ड भी नहीं है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन की कितनी इनकम है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा। यूएस डॉलर की बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था जो आपकी जनरल नॉलेज या कई बार एक कॉमन सेंस से भी ठीक होता है। इसको आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आप पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के जा सकते। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो किसी चेंज नहीं होती। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब खाने पीने को भी नहीं है आपके पास। रिलेटिव पॉवर्टी है कि क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे रिलेटिवली आप पुअर है या नहीं है वो जताया जाएगा। जैसे कुछ टाइम पहले आया था ना कि जो 25 रुपए कमा पा रहा है वो भी पुअर नहीं है, 30 रुपए पता नहीं, समथिंग लाइक दैट, तो वो रिलेटिव था। हाउ डू वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी हमारे पास सांस्कृतिक विविधता कैसे हो। देखिए एक बार, सांस्कृतिक विविधता कैसे हो, बाय वेरिंग बैकग्राउंड रिस्पॉन्ड एंड develop themselves differently by behaving differently। it is the result of geographical location, religious beliefs and lifestyle, या by virtue of economic knowledge and decision making in financial matters। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता में क्या है, सांस्कृतिक विविधता में आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे जैसे आप जगह पे जाओगे, आप तमिलनाडु जाओगे वहां एक अलग तरह से है ना। तो हमारे यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो जगह के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, नॉर्थ इंडिया में कुछ है, साउथ में कुछ है, ईस्ट में कुछ है ना। रिलीजियस बिलीफ्स लोगों के अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरह से कपड़े भी पहनते हैं, अलग अलग चीजों में विश्वास रखते हैं, भाषा में उनके अंतर है और लाइफस्टाइल। तो इसके बेसिस पे कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे अंदर है, विविधता है, अंतर है। किसमें, हमारी संस्कृति में जो विविधता बनती है वो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से बनती है कि हम सब अलग अलग अंतर रखते हैं अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन जॉर्ज हर्बर्ट मीड गेव फॉर सोशलाइजेशन। ये थियोरी हमने इतने साल पहले की हुई है, अब तो लेटेस्ट बैचेस में मैं भी डिस्कस नहीं कराती, पहले मैं सीटेट के लिए भी इसको डिस्कस कराती थी क्योंकि पूछता नहीं है सीटेट, बट अच्छी थियोरी है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की सोशलाइजेशन की, वैसे तो ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो हर्बर्ट मीड ने सोशलाइजेशन के बारे में क्या कहा है ये भी कभी सर्च करके पढ़ लीजिएगा, आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएगी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सोशलाइजेशन के बारे में क्या कहा है ये देखिए फटाफट से। पहला है, ही बिलीव्ड दैट एन इंडिविजुअल सोशल एक्सपीरियंस वाज अ प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आज के क्वेश्चन थोड़े भारी भी लग सकते हैं किसी किसी को, फटाफट से पढ़ के आंसर करो एक बार। मिल जाएगा ओनली साइकोलॉजी का क्लास प्रीति करियर विल पे, 10 तारीख तक ही एडमिशन है, उसके बाद बंद हो जाएगा और पता नहीं कितने महीने बाद आए नेक्स्ट बैच। पेडागोजी स्पेशल बैच 2 के नाम से। आज वॉइस क्लियर नहीं है यार, मैनेज कर लो, आज माइक जो है वो कल आ जाएगा। थ्योरी एंड एमसीक्यूज की देखिए एक बार, देखिए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी तो कूले की है, वो तो मीड की थ्योरी है, ये दोनों मैंने साथ ही कराई थी। देखो एक बार, मीड कहते हैं कि ही बिलीव्ड दैट एन इंडिविजुअल सोशल एक्सपीरियंस वाज अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी विच ही कॉल्ड दी सेल्फ। उन्होंने बात की है सेल्फ की, और सेल्फ कैसे क्रिएट होता है, आई और मी के कॉन्टेक्स्ट में। आई क्या है, जो मैं खुद को स्वयं के रूप में देखूं, मी है किसी और के कॉन्टेक्स्ट में मैं स्वयं को देखूं या सोशलाइज्ड वे में। ठीक, तो ये है, ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बाकी के मैटर ही नहीं करते। ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ तो चार्ल्स हॉटन कूले की है थ्योरी, CH कूले। ठीक है, मुझे लग रहा है आज नेटवर्क का इशू है कई लोगों को।
आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी बढ़ा के देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो एसिमिलेशन मीन्स। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण का मतलब क्या है सीखने के परिप्रेक्ष्य में, बताइए एक बार, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से, सीटेट के लिए बैच बताएंगे। देखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ये तो आपने सीटेट में भी कितनी बार पढ़ा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो मौजूदा स्कीमा है बना हुआ पहले से ही, स्कीमा क्या है, हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसमें कुछ नया ऐड करना एसिमिलेशन, उसमें परिवर्तन लाना एडजस्ट करना एकोमोडेशन, ठीक। और ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, अडेप्टेशन के अंदर, ठीक है बात। चेंजिंग और ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग एसिमिलेशन नहीं कहलाता, वो एकोमोडेशन यानी समायोजन कहलाता है, जिसमें आप ऑल्टर करें। मूविंग फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू द नेक्स्ट, ऐसा तो इन दोनों में से किसी में नहीं आता। मॉडिफाई करना जहां वर्ड आ गया, ऑल्टर जहां वर्ड आ गया, मैनिपुलेट करना आ गया, एडजस्ट करना आ गया तो एकोमोडेशन। ऐड करना यदि आए नई इंफॉर्मेशन को तो वो एसिमिलेशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं DT+B में, किस साइकोलॉजिस्ट ने 3 डोमेन की बात की है लर्निंग के विषय में। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, सीखने के 3 पक्ष दिए हैं। CAP कैप मैं आपको कई बार याद करा भी चुकी हूँ, CAP कैप से याद रखना है, ये याद आया भी होगा आपको। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव मतलब हार्ट से रिलेटेड जिसको हम इमोशंस कह रहे हैं, साइकोमोटर मतलब हैंड से रिलेटेड यानी एक्टिविटी करने से रिलेटेड, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो बेंजामिन ब्लूम और उनके एसोसिएट्स ने मिलके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम के सीखने का वर्गीकरण दिया, जिसमें 3 एस्पेक्ट से, 3 पक्षों से जोड़ा गया लर्निंग को, कि एक तो आप दिमाग से जोड़ दीजिए, दिल से जोड़ दीजिए और फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ दीजिए, लर्निंग हो जाएगी फॉरएवर, ठीक है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में 6 चीजें हैं, इन दोनों में 5-5 चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे, व्हाट डज डेवलपमेंट इंप्लाई, यानी विकास का अर्थ क्या है, विकास क्या का अर्थ क्या है, व्हाट डज डेवलपमेंट इंप्लाई। देखिए एक बार, अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स, क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ, ये आपको पता है ग्रोथ कहलाता है, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ। क्वांटिटी में चेंज भी वृद्धि कहलाती है, ठीक। अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स मैचुरेशन कहलाते हैं। अगर इतनी क्लैरिटी आपको होगी तो कैसे क्वेश्चन गलत होगा, है, ये तो आपने टिप्स पे ही बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या बचा, क्वालिटेटिव चेंजेस यानी गुणात्मक परिवर्तन। मेरी समझ में कितना अंतर आया पिछले 2 साल में, ये डेवलपमेंट है। मेरी हाइट कितनी बढ़ी, ये ग्रोथ है, ठीक है बात। तो क्वालिटी में चेंज, जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी में चेंज हुआ हो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कई बार बोथ आ जाता है तब भी डेवलपमेंट है, लेकिन यहां बोथ का ऑप्शन नहीं है तो हम जाएंगे क्वालिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, जो अधिगम है, वो किसका प्रोडक्ट है, किसका उत्पाद है, तो रिजल्ट है वो एनवायरमेंट का, ऐसा कह रहा है कोई। इसमें से सही बात क्या होगी यदि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाए। हाँ, कल मैं सीटेट के बारे में डिस्कस करूंगी बिल्कुल, कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं इस टाइम पे सेल्फ स्टडी से, है ना। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और आंसर करने का कीजिए प्रयास। हाँ देखिए, अगर हम बात करें लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट से लर्निंग होती है, इसका मतलब है लर्निंग इज थ्रू द मॉडिफिकेशन एंड रीमॉडिफिकेशन बाय द ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट से लर्निंग होती है का इसका सिंपल मतलब हुआ कि लर्निंग मॉडिफिकेशन, किसी व्यवहार को मॉडिफाई करके, परिवर्तित करके, फिर से रीमॉडिफाई करके, यदि एक बार में नहीं हुआ तो या ठीक नहीं हुआ तो किसके द्वारा, जो आपके एनवायरनमेंट में लोग हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करना, रीमॉडिफाई करना करके लर्निंग होती है। ये बात तो सही है, ठीक। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लेकिन इसमें एनवायरनमेंट की बात तो हुई नहीं, तो एनवायरनमेंट के बारे में जब जोड़ करके लर्निंग की बात होगी तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। भाई क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसी के हिसाब से तो जवाब देंगे, नहीं तो चारों ऑप्शन सही होते हैं, क्या दिक्कत है चारों में, ठीक। फिर है लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस थ्रू बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ये बात सही है, लेकिन बात हो रही है एनवायरमेंट से कैसे रिलेटेड है। पूछा कुछ है, हम बताएंगे कुछ, उससे तो गलती होनी ही है, ठीक। बैकग्राउंड चेंज कर दो, क्यों दिक्कत हो रही है कुछ देखने में। अभी यहाँ पे कुछ काम होना है, वो ब्लैक में फिर पीछे का कैमरा दिखता है, इसलिए उसको करा दूंगी मैं, अभी कुछ टाइम बाद काम हो जाएगा तब करेंगे ब्लैक। लर्निंग, आप ही लोगों की शिकायत आ रही थी। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभव, ठीक है।
लेकिन इसमें सिर्फ एनवायरमेंट नहीं है ना, अनुभव में आपकी इंटरप्रिटेशन भी है। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। यहां आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन बिलोंग्स टू? एक स्पेसिफिकेशन है बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स। मतलब आप डाइवर्स एलिमेंट से, अलग अलग एलिमेंट से एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बनाते हैं, एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये तो अपने आप ही चिल्ला चिल्ला करके आंसर आपके सामने है कि सब ठीक है। विनोद कुमार कह रहे हैं, वेरी गुड। विनोद बताते रहा करो, कुछ लोग तो डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। एनालाइज करना नहीं कहते इसको। एनालाइज करना तो सिर्फ तोड़ना है, मतलब एक तरह से विश्लेषण करना, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके देखना चीजों को, जोड़ना नहीं है। आपको यहाँ बिल्ड करना है ना एक स्ट्रक्चर और पैटर्न, अलग अलग एलिमेंट से जोड़ना है। तोड़ने को एनालाइजिंग कहते हैं, जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करने को सिंथेसाइजिंग या क्रिएटिंग कहते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में अगर आपको चीजें याद आ रही हैं तो इसको मैं एक बार डिस्कस कर भी लूंगी। क्रिएटिंग कहते हैं कुछ नया बनाना, एक नया पैटर्न क्रिएट करना, एक नई संरचना बनाना चीजों को, ये पार्ट से या एलिमेंट्स से, ठीक। रिमेंबरिंग और इवैल्यूएशन यहाँ हो नहीं सकता। तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट के डोमेन, मतलब डोमेन में आते हैं ये जो चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन? एक फ्रेज है सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब पूछ रहे हैं कि भाई सामाजिकरण जो है ना एक सतत प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है? मतलब जो आपने सीटेट में पढ़ लिया, जो चीजें आपको पता थी, सेम टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन पूछा कि आपकी समझ कितनी गहरी है उस क्वेश्चन की, है ना, उस टॉपिक की। के बहुत पढ़ लिया आपने सीटेट में, सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट इसका मतलब तो बता दो। अब जब हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं तो अब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप कंफ्यूज होने की स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार, सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स अनकॉन्शियसली, यानी समाज जो है वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके व्यवहार को अनकॉन्शियसली परिवर्तित करता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कुछ है और हम बता रहे हैं कुछ कि पूरी रामायण खत्म हो गई और फिर पूछ रहे हैं कि क्या राम कौन थे, सीता कौन थी, है ना, वो पता होगा आपको एग्जाम्पल, ठीक। फिर है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड द सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ये थोड़ी बात समझ में आ रही है कि एक मेंबर जो है सोसाइटी के, जो समाज के सदस्य हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी तक क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं अपने कल्चर को, अपनी जो भी उनकी सभ्यता है उसको, और इस तरह से इस कॉन्टिन्यूटी में जनरेशन टू जनरेशन सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भाई सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फिर भी बाकी के 2 ऑप्शन को चेक करेंगे। इट रेफर्स टू द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी, यानी पढ़ाने से जो नॉलेज मिली है उसको कहा है? नहीं, यहां समाज की बात हो रही थी। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज, कस्टम्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन दी फैमिली, ये बात सही है, लेकिन बात हो रही कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? तो कॉन्टिन्यूअस के टर्म में सबसे बेहतर ऑप्शन बी है कि जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो ट्रांसमिट करते हैं, वो आगे ट्रांसफर करते हैं अपनी नेक्स्ट पीढ़ियों को, नेक्स्ट जनरेशन को, जो भी नॉलेज, जो भी बिलीफ्स, जो भी एटीट्यूड, जो भी नॉर्म्स उन्होंने सीखे हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ठीक। और लाइफ लॉन्ग भी चलती है। एक इंडिविजुअल में वो कैसे चलती है? आप कुछ ना कुछ नई नॉर्म्स, वैल्यूज सीखते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चिल्ड्रंस नीड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं, स्पेशली ये स्पेशल नीड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उनको कितने प्रकार से आप वर्गीकृत करेंगे? देखिए एक बार, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। नहीं, स्टैट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अभी, रिसर्च और स्टैट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते डीट प्लस बी में, हमने तो नहीं देखे पिछले 6-7 साल में। 2014 में आया था एक क्वेश्चन, एक नहीं कई आए थे तब तो। देखो एक बार, आंसर करके बताओ। डीट प्लस बी के बारे में ही चल रहा है ये सेशन, और क्या बताएं। चलिए देखिए, बी ऑप्शन, नहीं, 4 टाइप्स टोटली, जो ब्रॉड डोमेन्स हैं। स्पेशल नीड को भी जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें 4 डोमेन की बात होती है। एक आपकी फिजिकल नीड्स, दूसरी डेवलपमेंटल, है ना। स्पेशल के कैटेगरी में ही या टाइप में ही पूछा है ये ब्रॉडली, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, फिजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं स्पेशल नीड में, डेवलपमेंटल नीड्स बिहेवियरल या इमोशनल, और 4th है सेंसरी इम्पेयर्ड, ठीक। जनरली 4 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करके चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, द कीवर्ड्स डिफाइंस नोज, लेबल्स एंड लिस्ट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी? ब्लूम टैक्सोनॉमी में अलग अलग कैटेगरी हैं, कुछ 6 कैटेगरी हैं कॉग्निटिव डोमेन में, और उसके अंदर भी कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं। तो
वर्ड कीवर्ड दिए हुए हैं, हर एक डोमेन में कीवर्ड है। डिफाइंस यानी डेफिनेशन देना किसी चीज की, नोज बताओ क्या जानते हो, लेबल करना यानी अगेन डेफिनेशन या लिस्ट करना कि 5 फायदे, ठीक। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, रिमेंबरिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, अप्लाइंग में या इवेल्युएटिंग में? आंसर कीजिए। अंडरस्टैंडिंग में लेबल करना नहीं आता, एक्सप्लेन करना आता है, ठीक। अगर आपको डिफाइन करना है मतलब जो आपने याद किया उसको बता दीजिए, डिफाइन कर दीजिए, लेबल कर दीजिए, बात खत्म। रटने से संबंधित या याद रखने से संबंधित, रिमेंबरिंग से संबंधित है क्या आपका लेबल करना, लिस्ट करना, डिफाइन करना, जो सबसे पहली ही सीढ़ी है रिमेंबरिंग, जिसको नॉलेज कह दिया जाता है ना, जिसमें आपको सिर्फ याद रखनी है चीजें। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, नॉलेज से रिलेटेड, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 से पहले ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप बाद में पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ के साथ। किसमें? रिमेंबरिंग में। रिकॉग्नाइज करना यानी देख के पहचानना, रिट्रीव करना, चूजिंग, डिस्क्राइबिंग, डिफाइनिंग, आइडेंटिफाइंग, लेबलिंग, इनको डिटेल में किसी दिन करेंगे जो कीवर्ड्स हैं अलग अलग डोमेन के। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है रामू इज अ बॉय विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी रामू एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है। सोमू इज अ नॉर्मल बॉय, सोमू क्या है? एक सामान्य बच्चा है जिसको एज सच कोई खास दिक्कत नहीं है। बोथ गेट एनरोल्ड इनटू द सेम स्कूल, दोनों को सेम स्कूल में पहुंचा दिया जाता है। व्हाट डू यू कॉल सच टाइप ऑफ स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स को आप क्या नाम देंगे? बताइए फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है, तो बच्चा क्वेश्चन है एकदम। भाई एक बच्चा है जिसको स्पेशल नीड है, स्पेशल नीड क्या है कि वो सुनने में उसको दिक्कत है। दूसरा बच्चा है जिसको स्पेशल नीड ना होकर के वो नॉर्मल बच्चा है। दोनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी हर तरह का बच्चा आपकी क्लास में है। जहां नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चे पढ़ सकें उनको हम कहते हैं क्या? इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी समावेशी स्कूल कहते हैं ऐसे स्कूल्स को जहां हर तरह के बच्चे का समावेशन हो। ठीक है बात, क्लियर है बात? समावेशी स्कूल, ये जितने भी लोग दूसरे लोगों की भक्ति यहां आके करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, आपके जीवन पे 0% भी फर्क नहीं पड़ने वाला किसी के भक्त बन जाने से। ठीक, इंक्लूसिव स्कूल्स यानी स्कूल्स फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होती है, यानी सभी के लिए एक ही स्कूल में शिक्षा, चाहे आप बच्चे नॉर्मल हों चाहे आप स्पेशल हों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में किसी को, इसको क्या कहेंगे? एंथ्रोग्राफी कहेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन कहेंगे, सर्वे कहेंगे, इंटरव्यूज कहेंगे? बताइए एक बार, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहेंगे हम इंटरव्यूज। कंट्रोल, ये कंट्रोल और क्या स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों होते हैं। ठीक, तो बेसिकली आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है कंट्रोल्ड सिचुएशन में, कि आपने एक सेटिंग सेट की हुई है, आप केवीएस के इंटरव्यू में गए, सामने वाला आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको जानेगा आपकी बातों से, और कंट्रोल्ड सिचुएशन है, एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक मुद्दे से रिलेटेड कि आपको टीचर बनना है उसी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो कंट्रोल्ड सिचुएशन में जब आपको कोई ऑब्जर्व कर सकता है तो इसको हम इंटरव्यू से जोड़ेंगे। सर्वे में तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनसे जोड़ करके छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी, एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा है हमसे, एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये तो अभी कल परसों हमने किया भी था और ये पूछा भी जा चुका, कई जगह पे पूछा जा चुका है। ऑटिज्म तो होता नहीं है एडीएचडी, ठीक। ऑटो डेफिसिट भी नहीं होता, अटेंशन डेफिसिट जरूर होता है कि अटेंशन में कमी है और बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाई डिजीज नहीं है, हाइपर एक्टिव है। तो सिर्फ सी ऑप्शन सही है कि बच्चे की अटेंशन एक जगह टिक करके नहीं बैठ पाती, वो 2 मिनट भी टिक के काम नहीं कर पाता, इधर उधर कूदता फिरता रहता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का क्या अर्थ है? जिन्होंने फिलोसफी पढ़ी होगी अपने बीएड में, डीएलएड में, उनको ये आइडिया होगा कि व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। ठीक, प्याजे भी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी से जुड़े हुए हैं। प्याजे बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट भी थे, एक फिलोसोफर भी थे, एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, बहुत सारे रोल उनके रहे हैं। ठीक है बात, देखिए एक बार आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी देखिए। भाई एपिस्टेमोलॉजी का मतलब थियोरी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज बिल्ड कैसे होती है, उसका जेनेसिस क्या है, ओरिजिन कहां से होता है नॉलेज का, है ना? नॉलेज है क्या और कैसे बिल्ड की जाती है, सिर्फ सोर्स नहीं, ओरिजिन क्या है, थियोरी ऑफ नॉलेज कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी को। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोट द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के मानसिक
विकास को प्रमोट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मानसिक विकास के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? मतलब आप क्या समझते हैं बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट से? ये पूछ रहे हैं कौन? क्वेश्चन हमसे पूछा है, 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही बता पाते हैं तो। ठीक है जी, फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे कहाँ आगे। इतनी बात क्लियर है सभी को या समस्या है इस बात को समझने में? चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी एट हेल्थ क्लिनिक्स एट स्कूल। नहीं 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 नहीं, मेंटल डेवलपमेंट मतलब बच्चे को अपने मानसिक विकास की वृद्धि का मौका मिले। प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, मानसिक की तो बात ही नहीं हो रही। कीपिंग द चाइल्ड सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लोथिंग, प्रिवेंटिंग एंड अटेंडिंग टू इलनेस। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर हम ये सारी चीज करें तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो प्रमोट होगा, वो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल पेस पे होना था वो हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर क्या किया? सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म, उसको हार्म से दूर रखा है, उसको अब्यूज से दूर रखा है, उसको माल न्यूट्रिशन से दूर रखा है, उसको और ऐसी स्थिति नहीं आई कि वो भूखा रहे या उसको सोने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। इस तरह की चीजों से जब आपने दूर रखा है, यानी एक नॉर्मल एक हेल्थी एनवायरमेंट में यदि आप रखेंगे तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रमोट होगा। इसका मतलब ये है, घुमा के पूछा है थोड़ा, ठीक। इन सबसे बेटर है क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, इसमें ये प्ले भी आ गया, क्योंकि एक हेल्दी माहौल का मतलब क्या है? जहां उसको बीमारियां नहीं लग रही तो ऑब्वियसली उसका जो दिमाग डेवलप होगा वो ठीक पेस पे डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। व्हाट डज एडुकेटम मीन? एडुकेटम का मतलब क्या है ना? कई वर्ड्स हैं, एडुसियर है, एडुकेयर है, एडुकेटम है। वैसे तो इसको प्रोसेस ऑफ टीचिंग या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शंस में से इसका मतलब क्या है? आपस में ये जुड़े हुए हैं, इनका आपस में मीनिंग सेम ही है ऑलमोस्ट। जल्दी बताइए जल्दी। कह सकते हैं इसका मतलब है टू ग्रो, यानी व्हाट डज एजुकेटम मीन्स, यानी ग्रो, टू ग्रो। ये फैक्चुअल है, इसमें मैं और आप क्या ही करेंगे। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये जब मैंने आपको D+B PRT की बुक्स के बारे में डिस्कशन किया था, इसमें TGT PGT भी है, जो किरण पब्लिकेशन जिसके अंडर मेरी भी बुक आती है, इनका एक PRT के प्रीवियस पेपर है। मतलब इसमें 2013 से 19 तक का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर्स अवेलेबल हैं, और कुछ 6 प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, मतलब 200-200 नंबर के 6 प्रैक्टिस सेट भी हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर हैं 2013 से 19 तक, जिसमें एक सेट 2013 का, 14 का, 15 का, 16 का, इस तरीके से, ठीक, 19 तक, और 6 प्रैक्टिस पेपर्स हैं। क्लियर है बात? तो ये आप एक बार देख लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अमेजोन वगैरह पे आपके आसपास भी मिल जाएगी। इसके अलावा TGT और PGT की भी कुछ बुक्स आती हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज से लेके और प्रीवियस पेपर से लेके, और ये सारा, ये उस टाइम पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब मैंने वो बुक्स वाला वीडियो बनाया था, अभी अवेलेबल है तो आप चेक भी कर सकते हो। इवन मेरे पास पड़ी भी हुई है ये सारी बुक्स, तो मैंने चेक किया, मुझे ठीक लगी। ठीक है, चलिए फिर ये डिस्क्रिप्शन में लिंक या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इतनी सी बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स आज आप गेन कर पाए ये बताइए। आज की स्पीड थोड़ी तेज थी, क्वेश्चन थोड़े से आसान भी थे और मुश्किल भी थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या थी, घुमावदार थी। बताइए एक बार। 19 आए हैं, 21, 19, इतनी तेजी में भी बहुत बढ़िया। 10 ही आए, नहीं यार 10 तो कम है। 22, 17, गुड, ग्रेट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, कल मिले। अब 3 दिन, ये मंडे से होगी अब जो प्रैक्टिस है, अब 3 दिन आपको कुछ कुछ और देखने को मिलेगा। कल हम सीटेट की तैयारी पे बात करेंगे, परसों हम किसी एक टॉपिक पे या किसी और चीज पे बात करेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत सीरियस लग रही हैं यार, थकान थोड़ी हो जाती है, ऊपर से बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं पीछे। अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, आपको जल्दी देखने को भी मिलेंगे। अच्छा, अवंतिका नया नाम है आपका, और बताइए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। कोई और सवाल सुझाव हो तो बता दीजिएगा। आई ऑब्टेन 20 मार्क्स, ठीक है। क्रांति, योर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी बुक हैज न्यूमरस रॉन्ग आंसर्स, आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल विद योर बुक। स्वाति कह रही हैं, स्वाति ये मेल हमें एक आया भी था, किसी भी बुक को अगर आप उठाएंगे 2-4-5%, 1%, 2% की गलतियां मिलती हैं, बट आप अपने आप से अज्यूम कर लें अगर, तो वो गलत है ना। इतनी बार प्रूफ रीडिंग होती है, इतनी सारी टीम्स प्रूफ रीड करती हैं
कि न्यूमरस कहना पता नहीं मतलब कितना सही होगा, बट हाँ 1-2% 2% गलतियां हर एक किताब में मिलती हैं, वो टाइपिंग के लेवल पे या कहीं ना कहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो यही इतनी सी बात है। और फिर भी अगर कोई बात हो तो आप फीडबैक भेज सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, तब तो हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, कोई और बात हो तो बता दीजिएगा। पीडीएफ में आज तो नहीं, कल शेयर करूंगी 5 की 5। कल मिलते हैं।